नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। जेन जी ग्रुप समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगाई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति और नेपाल आर्मी चीफ की भी पहली पसंद सुशीला कार्की ही हैं, जिनके बाद अब ये माना जा रहा है कि नेपाल की अगली कमान सुशीला कार्की के हाथ में होगी। सुशीला कार्की ने 1975 में राजनीति विज्ञान विभाग में BHU से मास्टर्स पूरा किया। मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से 1978 में लॉ की डिग्री हासिल की और वकालत की दुनिया में कदम रखा। अपने करियर में वे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी। 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। BHU से उनकी पढ़ाई का ये किस्सा आज भी उनकी संघर्ष गाथा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। जेन जी आंदोलनकारियों के आगे नेपाल में तख्ता पलट जैसी स्थिति हो गई। नेपाल में बवाल ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले 29 सालों की बात की जाए तो नेपाल बार बार धधका है। 1996 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 1996 और 2002 के बीच में गृह युद्ध में 16,000 लोग मारे गए। तो वहीं 2006 शांति समझौते में गणतंत्र का फैसला हुआ। 2008 में राजशाही खत्म हुई, प्रचंड सरकार बनी और अब 2025 जेन जी ने तख्ता पलट करा दिया। जब नेपाल में हिंसा भड़की उस वक्त बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी यहां पर थे। भारतीय भी नेपाल में मौजूद थे। इन भारतीयों को निकालने की कवायद चल रही है। फैसला लिया गया कि हर दिन 6 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। ये फ्लाइट्स एयर इंडिया, इंडिगो की स्पेशल फ्लाइट्स होंगी, जिससे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। धीरे धीरे काठमांडू से यात्री को लाने का सिलसिला जारी है। आंदोलन की आग में जलता नेपाल अब बुरी मार झेल रहा है। एक कहावत है कि बिन पैनी के लोटा, ठीक वैसे ही नेपाल की स्थिति हो गई। एक देश तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो नेपाल को संभाल सके। जेन जी आंदोलन ने हंगामा किया, बवाल सड़कों पर थमा नहीं, तख्ता पलट हो चुका है। ना कोई मंत्री बचा, ना कोई प्रधानमंत्री। सेना ने कमान संभाल तो ली है, लेकिन अब भी वो लीडर सामने नहीं आया है जो नेपाल को संभालेगा। अब ऐसे में वहां के हालात और बिगड़ रहे हैं। नेपाल के पूर्व पीएम ओली ने एक भावुक पत्र लिखा और इस आंदोलन को साजिश बताया। शिवपुरी में सुरक्षा घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटी कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष को साझा किया। उन्होंने लिखा कि तानाशाही शासन के दौरान हुई यातनाओं की वजह से वो पिता नहीं बन सके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि आंदोलन के दौरान उनके बच्चों की जान चली गई तो उनका जीवन बदल गया। मैं हमेशा शांति का पक्षधर रहा हूं। हिंसा में शामिल ना हो, इसके पीछे गहरी साजिश है। ये वही सिस्टम है जो कड़ी कुर्बानियों के बाद बना है और अब इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ओली ने अपने पत्र में कहा कि चाहे वे पद पर रहें या ना रहें, उनके लिए सबसे बड़ा मकसद इसी सिस्टम की रक्षा करना है। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने और व्यवस्था को बचाने की अपील की। इन सब के बीच अभी भी नेपाल में अंतरिम सरकार पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सुशीला कार्की के नाम वापस लेते ही जेनजीज ने अब अंतरिम पीएम के लिए कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है। उधर नेपाल में जेनजीज आंदोलनकारियों में दो फाड़ की स्थिति बन गई है। आंदोलनकारियों के बीच आधी रात को जोरदार भिड़ंत हो गई। सेना मुख्यालय के बाहर 3 अलग अलग गुट आमने सामने आ गए और आपस में हाथापाई हुई।
इस दौरान एक गुट के कार्यकर्ता चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आंदोलन हमने ही किया है, हमारा भी आदमी मरा है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे। इस भिड़ंत में बोलन सुशीला कार्की गुट, हर्क संपाड दुर्गा प्रसाई गुट और सागर ढकाल का गुट आमने सामने आ गया। तीनों पक्ष खुद को असली आंदोलनकारी साबित करने में लगे हुए हैं। नेपाल से भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नेपाल के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में एयर इंडिया, इंडिगो फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाने जा रही है। जी, क्या हालात है काठमांडू में, कैसी स्थिति में आप लोग हैं? हालात तो हमें निकलने के लिए हमने एक दिन के लिए होटल बुक किया हुआ था, लेमन ट्री होटल। तो हालात ऐसे थे कि वहाँ से जो XPM का हब सिखाया गया है ना, वो आधा पौना किलोमीटर हाइट से देख रहे थे उसको चलता हुआ। एक बार वो जलाया गया, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया उनको ले जाने, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं हो पाए। तो दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया। जब दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया तो भी कोई रेस्क्यू नहीं हुआ, तो उसके बाद उस पूरे घर को जला दिया गया। जब ये अचानक से सब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? अगर आप लोगों को पता चला कुछ, या आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? हम पशुपतिनाथ मंदिर से होके आ रहे थे, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। कुछ 4 साढ़े 4 का टाइम था जब हम वापसी आए मंदिर से, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। हमने अपना साइड से गलियों में से अपनी गाड़ी निकाली, अपने होटल पहुंच गए। फिर 2 दिन हम होटल में ही रहे हैं, बाहर निकले ही नहीं है। हमारे तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ही मतलब ये जो आग लगी है, सब जो कुछ जलाया गया। नेपाल में अंतरिम पीएम कौन बनेगा, इसको लेकर आंदोलनकारियों के बीच बातचीत जारी है। अब देखना होगा कि आंदोलन खत्म होने के बाद नेपाल की सड़कें कब आमजन के लिए खुलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नेपाल हिंसा में राजधानी काठमांडू का बानेश्वर पुलिस स्टेशन भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां से हथियार लूटे, जबकि जब्त गाड़ियां और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा घेरे के बावजूद स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मलबे और राख के बीच खड़ा ये थाना नेपाल में हिंसा की भयावह तस्वीर को बयां कर रहा है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये देखिए एक मंदिर अंदर था यहाँ पर छोटा सा, और देखिए कितनी सारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, जो पुलिस जब्त करके यहाँ पे लाती है अलग अलग चालान की या किसी क्राइम से जुड़ी हुई, वो तमाम गाड़ियाँ भी जो हैं इस पुलिस स्टेशन पर रखी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर साफ़ सफाई भी की। हमने देखा कल यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी जो है स्थानीय युवाओं ने शुरू किया था कि काठमांडू में अब जो है स्थिति को सुधारा जाए। तस्वीरों में ये देखिए दिखाएंगे आगे जो अंदर गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां भी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं। देखिए सारी जो गाड़ियां हैं जल के राख हो चुकी हैं। ये सरकारी गाड़ियां जितनी थी सब कुछ जल गया है। तो अब बहुत वक्त लगेगा नेपाल में जो भी तबाही हुई है उसको वापस पटरी पे लाने में, और जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नेपाल के एक पुलिस स्टेशन की, जिसको कि जो जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में परिवहन विभाग की बिल्डिंग भी आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग भी हिंसा की चपेट में आई। आलीशान महल जैसी ये इमारत जलकर राख हो चुकी है। बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां, 4 व्हीलर और बाइक बुरी तरह से तबाह हो गई। मलबे और धुएं के बीच खड़ी ये जगह अब सिर्फ हिंसा की भयावह कहानी ही बता रही है। काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे
जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है। काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था। काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ की जो सरकार थी, ओली सरकार, उसके खिलाफ जो गुस्सा था लोगों का, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सड़कों पे आया। और लोगों के अंदर जो एक तरीके से जो उनकी बातों को दबाया जा रहा था, जो मुद्दे थे उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, उसका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये सड़क विभाग का ये दफ्तर सीधी तरह से बानगी दे रहा है। गाड़ी है 4 व्हीलर? गाड़ी है। तो यहाँ क्या पार्क कर गए थे? हाँ, पार्क करके गया था, सब जल गया। सब जल गया? हाँ। तो अब अभी गाड़ी कब मिलेगी पता नहीं अभी? ना वो अब क्या हुआ है देखने आए, गेट बंद है। ओके, अब बाद में देखेंगे, वो तो अब पता चलेगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये गेट था इसका। और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। ये पूरा ये मलबा जो है यहाँ से गिरा जो है और वो यहाँ पे ज़मीन पे आकर गिरा है। ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क विभाग की जो डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स है, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, उसकी ये पूरी सरकारी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई महीने कई साल लग जाएंगे इस तरह की जो बिल्डिंग है, जो तबाह हुई हैं सरकारी इमारतें, उनको रिस्ट्रक्चर करने में, उनका पुनर्निर्माण करने में। जाहिर तौर पर बहुत सारा पैसे की ज़रूरत भी इसमें सरकार को पड़ेगी जो नई सरकार आएगी। जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था और उसके बाद जिस तरह से नेपाल जला है, उसकी ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीर मेरे कैमरामैन युगल के साथ कि हर तरफ केवल यहाँ पर आग और धुएं के जो निशान हैं, तबाही के जो निशान हैं, वो हर तरफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक कार यहाँ पर भी खड़ी है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया था जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे। तो आप सोच सकते हैं वो मंजर कितना भयावह रहा होगा जब उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों को, मॉल्स को, दुकानों को, शोरूम को टारगेट किया। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है जो चीज़ें हैं, जो तबाही के मंजर हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नेपाल की हिंसा अब भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन रही है। नेपाल की जेलों से हजारों कैदी फरार हुए और इनमें से कई की मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखी गई। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की चारदीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माय रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुम्पका जेल से, 1200 नक्खू जेल से और 1100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी,
जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। नेपाल की हिंसा शुरू होते ही भारत ने बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अब 7,000 फरार कैदियों ने सशस्त्र सीमा बल की मुश्किल और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे।